नेक्स्ट डे, आज वैभव और दिशा का एंगेजमेंट था। दिशा के मेंशन में सजावट के लिए सभी सर्वेंट इधर उधर हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य जो सिगरेट के कस ले रहा था, उसके चेहरे के मांसपेशियां बता रही थी आदित्य पूरी रात सोया नहीं है। वही कियारा का नींद खुलता है तो उसे धुएं का स्मेल आता है। बहुत वक्त के बाद सुबह की शुरुआत उसे धुएं की स्मेल से हो रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान छा जाती है, इसी बात से कि आदित्य पूरी रात उसके पास ही रुका था। नहीं तो आदित्य बस खुद को सेटिस्फाई कर ले तभी तक रुकता था। कियारा उठकर बैठ आदित्य के तरफ देखती है। आदित्य के भावहीन एक्सप्रेशन और उसके आंखों में बढ़ता ठंडक देख कियारा समझ चुकी थी, आदित्य पूरी रात सोया नहीं होगा। कियारा उससे सवाल करती है, क्या तुम्हें नींद नहीं आया? इस सवाल को सुन आदित्य सिगरेट का कस लेते हुए ही बस कहता है। इतना सिंपल और थोड़ा रूड रिएक्शन देख कियारा कुछ पल खामोश रहती है, फिर कहती है, क्या तुम अभी रुकोगे? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं? आदित्य सिगरेट बुझा कियारा के तरफ अपनी ठंडी नजर से देख अपने हाथ के उंगलियों को उसके बालों के अंदर ले जा, उसके बाल को मजबूती से पकड़ अपने करीब ला। अपने कठोर आवाज में कहता है, बीवी बनने की जरूरत नहीं है। इतना कह उसके बालों को छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ रियांश जॉगिंग करके अपने मेंशन के अंदर आया ही था, तभी उसे अपने छोटे भाई और अबीर का आवाज लॉन के पास से सुनाई देता है। तो रियांश लॉन के पास जा दीवार से टिक खड़ा हो कहता है, रुद्र मेरे लिए पानी लेकर आओ। रियांश के आवाज को सुन रुद्र और अबीर जो खुद में बातें करने में लगे थे, रियांश के आवाज को सुन दोनों झट से उस तरफ देखते हैं। अबीर के चेहरे पर घबराहट था। उस दिन जब रेस्टोरेंट से निकलने के बाद रियांश अबीर को उसके घर ड्रॉप कर दिया था, पर जैसे ही अबीर जल्दी से थैंक यू कह कार से बाहर जाने को था, रियांश अबीर का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने करीब कर अपने कोल्ड पर अट्रैक्टिव आवाज में कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए हो या किसी रेस्टोरेंट में जाना हो तो तुम सिर्फ मेरे पास आओगे। रियांश की ऐसी बातें अबीर को समझ नहीं आ रही थी। तभी रियांश उसके चेहरे पर आए भाव को देख अपने दूसरे हाथ को उसके गाल पर रख अपने अंगूठे से सेडिक्टिवली फेरने लगता है तो अबीर की धड़कने बढ़ जाता है। तभी रियांश अपने गहरी और अट्रैक्टिव आवाज में कहता है, समझ आया। रियांश क्या बोल रहा ये तो अबीर को समझ आ रहा था, पर क्यों बोल रहा ये समझ नहीं आ रहा और रियांश के इतने करीब आने से अबीर की धड़कनें तेज हो गई थी। वो अपने धीमे आवाज में सवाल करता है, क्यों? क्या आप मुझे पसंद करते हो? अबीर के सवाल को सुन रियांश के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वही इस मुस्कान का मतलब अबीर को समझ नहीं आ रहा था, पर तभी रियांश उसके होंठों के करीब आ कहता है, पसंद, ये भी ठीक है। इतना कह उसके होंठों पर अपने होंठ टिका देता है और उसे पैशनेट किस करने लगता है। रियांश के अचानक से किए किस से अबीर हैरान था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, पर जैसे ही वो किस फील करने के लिए अपनी आंखों को बंद करता है तो रियांश उससे दूर हो कहता है, टेस्ट बुरा नहीं है, पसंद करने लायक है। रियांश के किस करने के बाद ऐसे बातों को सुन अबीर झट से अपनी आंखें खोल उसे गुस्से में देखता है, फिर कार से बाहर निकल भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। जब अबीर को किस और रियांश की बातें याद आती है तो वो रियांश की तरफ देखता तक नहीं। वही रुद्र कहता है, भैया आप सर्वेंट से कह सकते हो। रुद्र के इस बात को सुन रियांश उसे अपने कोल्ड नजर से कठोरता के साथ देखता है, तो रुद्र ये देख झट से कहता है, मैं जाता हूँ। इतना कह वो भागते हुए वहां से जाने लगता है। तो अबीर भी वहां से जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी रियांश उसके पास जा उसके जाने का रास्ता ब्लॉक कर देता है। तो अबीर अपने चेहरे को ऊपर कर रियांश के आंखों में देखता है, तो रियांश उसके चीन पर अपने उंगलियों को रख वापस उसके होंठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए उसके आंखों में देख रहा होता है। वही अबीर का चेहरा लाल हो चुका था। वो अपनी पलकें झुका लेता है, तो रियांश अपनी गहरी आवाज में कहता है, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या मेरे किस को मिस कर रहे थे? तो मैं तुम्हें वापस किस कर सकता हूँ। इतना कह अपने होंठों को उसके होंठ से टिकाने को था, पर तभी रुद्रा कहता है, आप क्या कर रहे हो भाई? क्या आप मेरे दोस्त को बुली कर रहे
रुद्र के आवाज को सुन रियांश उसके चेहरे से अपने हाथ को हटा रुद्र के तरफ अपने कठोर नजर से देख उसके हाथ से ग्लास ले लेता है। वही रुद्र कहे जा रहा था, मेरे दोस्त को कोई बुली नहीं कर सकता, मेरा दोस्त बहुत स्ट्रांग है। अपने भाई के बातों से इरिटेट हो रियांश कहता है, शट अप। रियांश के इरिटेशन से भरी आवाज को सुन वो खामोश हो जाता है। वही पानी का ग्लास वापस रुद्र के हाथ में पकड़ा एक नजर अबीर को देख रियांश वहां से जाने लगता है। जैसे ही रियांश वहां से जाता है, रुद्र राहत से गहरी सांस भरते हुए कहता है, पता नहीं भैया बीच बीच में इतने डरावने क्यों हो जाते हैं। रुद्र अपनी बातें कर रहा होता है, पर अबीर अब भी रियांश के टच और किस को सोच रहा होता है। वही दूसरी तरफ आदित्य अपने मेंशन पहुंचता है। फिर वो अपने मेंशन के अंदर जाता है तो देखता है सर्वेंट हड़बड़ी में ऊपर की तरफ जा रहा है, पर उसके जाते कदम आदित्य के जूते का आवाज सुन रुक जाता है और वो मुड़ देखता है। आदित्य को देख सर्वेंट घबरा जाता है। वही आदित्य सर्वेंट के तरफ बढ़ते हुए सवाल करता है, कुछ हुआ है क्या? सवाल सुन सर्वेंट अपने घबराए आवाज में कहता है, सर वो लड़का जय बीमार हैं। इस बात को सुन आदित्य के भावहीन आंखों में हलचल सी हो जाती है और वो आगे कुछ ना सुन अपने रूम के तरफ तेज कदमों के साथ बढ़ जाता है। कल आदित्य जय के वजह से बहुत गुस्से में था, इसलिए सर्वेंट को लगा आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आदित्य जिस स्पीड में गया था उससे साफ पता सर्वेंट को चल रहा था। हार्टलेस आदित्य के दिल में जय के लिए कुछ तो है। वही आदित्य अपने रूम के दरवाजे को खोल जय की तरफ देखता है, जिसके सिर पर पट्टी थी और एक बूढ़ी सर्वेंट जय के बगल में बैठी उसके सिर की पट्टी बदल रही होती है। वही बिना आदित्य के तरफ देखे वो कह पड़ती है, राजू, इस बच्चे का बुखार कम नहीं हो रहा है, सर कॉल नहीं उठा रहे हैं तो हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सर्वेंट को नहीं पता था वहां आदित्य है। आदित्य बेड के पास जाता है तब सर्वेंट आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य को देख सर्वेंट हैरान हो झट से खड़ी हो जाती है। तभी आदित्य उसे इग्नोर करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ा जय के हाथ को छूता है। फिर अपना फोन निकाल देखता है। मेंशन के लैंडलाइन से कई कॉल किए गए थे पर आदित्य अपने फोन को साइलेंट में रखा था और एक बार भी चेक नहीं किया था। आदित्य देविका को कॉल करता है तो देविका झट से कॉल उठा लेती है। तभी आदित्य देविका के हेलो कहने से पहले ही कह पड़ता है, तुम्हारे पास 10 मिनट है। इतना कह आदित्य कॉल कट कर देता है। वही देविका चिढ़ते हुए कहती है, ये खुद को समझता क्या है। इतना कह वो निकलने से पहले अपने इक्विपमेंट बॉक्स को ले लेती है। क्योंकि आदित्य इतनी जल्दी में बुलाया है तो उसे लगा था उसका तबीयत बिगड़ गया होगा, क्योंकि वो इस मंथ अपने मंथली चेकअप के लिए आया नहीं था। वो जल्दी से हॉस्पिटल से निकल जाती। वही आदित्य सर्वेंट को जाने का बोल खुद उसके बगल में बैठ जय के पेल चेहरे को देख अपने धीमे आवाज में बिना कोई भाव का कहता है, अगर मुझे पता होता तुम इस कंडीशन में आ जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। चेहरे पर भाव तो आदित्य के नजर नहीं आ रहा था पर उसके अंदर तूफान मचा था। वो जय के सिर पर ठंडी पट्टी करने लगता है। तभी जय को थोड़ा होश आता है और वो अपनी आंखें धीरे से खोलता है तो उसे आदित्य नजर आता है। आदित्य को देख जय अपने धीमे बीमार आवाज में कहता है, मैं अहाना बस प्रोजेक्ट का सामान लेने गए थे। मैं इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी आदित्य उसके होंठों पर अपने उंगली को रख कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, अब अपना मुंह बंद ही रखो। आदित्य के रूखेपन से कहने से जय को लगता है आदित्य अब भी बहुत गुस्सा है उससे, पर अब उसे अपनी आंखों को और वक्त तक खोलने का हिम्मत नहीं हो रहा होता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जय की आंखें जैसे ही बंद होता है, आदित्य अपनी उंगली को उसके होंठों से हटा देता है। तभी उसे जय के बंद आंखों से आंसू गिरता हुआ नजर आता है तो उसे अपने अतीत की यादें याद आने लगती है। छोटा सा आदित्य अपने बिस्तर पर फीवर से तप रहा था। 4 दिन हो गए थे फीवर में, पर उसके पेरेंट्स उसे देखने एक बार भी नहीं आए थे। आदित्य के आंखों से भी ऐसे ही आंसू बह रहे थे पर उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। अपने अतीत को याद कर वो जय के बहते आंसू को अपने अंगूठे से पोंछ कहता है, तुम क्यों रो रहे हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, क्या मैं लेट आया इसलिए।
आदित्य की बातें जय को सुनाई दे रहा होता है तो जय अपने आंखों को फिर थोड़ा खोलता है। तभी आदित्य उसके आंखों पर अपने हाथ रख उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों पर लाइट किस करते हुए कहता है, तुम्हें रोने का जरूरत नहीं है। जब तक तुम बीमार हो मैं यही तुम्हारे पास रहूंगा। तभी देविका वहां दरवाजा नोक करती है, तो आदित्य जय के आंखों से अपने हाथ हटा देता है फिर कहता है, अंदर आ जाओ। देविका अंदर आ एक लड़के को देखती है तो हैरान हो जाती है। फिर वो आदित्य की तरफ देखती है तो आदित्य अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, चेक करो इसे। इस बात को सुन देविका उस लड़के के पास जाती है फिर उसे चेक करने लगती है। चेक करने के बाद वो उसे इंजेक्शन दे देती है। वही आदित्य खड़ा हो बस देखे जा रहा था। तभी देविका का नजर जय के गर्दन पर जाता है, जहां बाइट करने के निशान अब भी थे। ये देख, देविका सवाल करती है, ये लड़का कौन है? सवाल सुन आदित्य कहता है, जिसके लिए बुलाया हूँ बस वो काम करो। इस बात को सुन देविका खड़ी हो कहती है, कुछ घंटे में उसका फीवर चला जाएगा, और अगर ना जाए तो मुझे बताना। इस बात को आदित्य बस सुनता है पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है। तभी देविका फिर कहती है, ये बहुत कमजोर नजर आ रहा है, तुम उसके खाने पीने पर ध्यान दो। इस बात को सुन आदित्य कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं खाने नहीं देता हूँ? इस बात को सुन देविका कहती है, देते होगे, पर उससे अधिक कुछ और करते होगे। देविका की बातों को सुन आदित्य उसके तरफ अपने कोल्ड नजरों से देख रहा था, पर उसके आंखों में सवाल था, आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तभी देविका अपने सामान को अपने बॉक्स में रखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था तुम किसी लड़के को भी अपना सेक्स टॉय बना सकते हो, पर अगर बना रहे हो तो ख्याल भी रखो, ये बहुत कमजोर है। इस बात को सुन आदित्य जय की तरफ देखता है फिर देविका के बातों को सुनने के बाद भी कुछ ना कह सिगरेट निकाल उसे जलाने वाला था पर देविका उसके पास आ सिगरेट जो आदित्य के होंठों पर टिका था उसके जलाने से पहले ही निकाल कहती है, तुम अपने मंथली चेकअप के लिए क्यों नहीं आए? सवाल सुन आदित्य कहता है, तुम्हें जाना चाहिए। सवाल का जवाब ना सुन इरिटेशन से भरी नजर से देविका आदित्य को देखती है, फिर कहती है, सोना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा इंजोमिनिया बढ़ता जाएगा, जिस कारण तुम्हारा लाइफ लाइन बहुत छोटा हो सकता है। देविका की बातों को सुन आदित्य कहता है, मुझे पता है मेरा बॉडी कितना सह सकता है। इस बात को सुन देविका उसे देखती है फिर कहती है, तुम्हें नहीं पता सारे ऑर्गन काम करना बंद कर सकते हैं, जरूरी नहीं जैसा बाहर से शरीर नजर आता अंदर से भी वैसा ही हो। अपनी बात को कह वो जाने लगती है, क्योंकि उसे पता था आदित्य को अगर कुछ कहने का मन नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कहेगा, इसलिए वो वहां से निकल जाती है अपनी बात कहकर। देविका के जाने के बाद आदित्य जय के पास जा बैठ उसके चेहरे को देखता है फिर अपने हाथ उसके चेहरे के पास ले जा उसके चेहरे पर प्यार से फेरते हुए कहता है, तुम इतने कमजोर क्यों हो? क्या मैं तुम्हें प्रॉपर फूड प्रोवाइड नहीं करता, या मैं तुम्हारे साथ कुछ अधिक हार्श हूँ? ये सब कहने के बाद वो अपने हाथ हटा देता है और अपने आगे आए बाल को पीछे धकेलते हुए कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? इतना कह वो खड़ा हो बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ वक्त के बाद वो फ्रेश हो बाहर आ अपने गिले बालों को हेयर ड्रायर से ड्राई कर रहा होता है। तभी आदित्य का फोन रिंग होता है तो आदित्य जा अपने फोन को उठा स्क्रीन पर वैभव का कॉल आता देख कॉल रिसीव कर अपने कान से लगा कहता है, हाँ वैभव। तभी वैभव कहता है, क्या तू अभी आ सकता है? इस बात को सुन आदित्य सवाल करता है, क्यों? सवाल सुन वैभव कहता है, आज मेरा एंगेजमेंट है, मैं चाहता हूँ दिशा के लिए कुछ लूं, पर मुझे हेल्प चाहिए। आदित्य तो ये तक भूल गया था, आज वैभव का एंगेजमेंट है। आदित्य कहता है, अभी नहीं और शायद मैं एंगेजमेंट में भी ना आऊं। ये बात सुन वैभव गुस्से में कहता है, अगर तुम एंगेजमेंट में नहीं आई तो हम फिर दोस्त नहीं रहेंगे। वैभव की बातों को सुन आदित्य कहता है, ये क्या बचपना है वैभव, मैं बस एंगेजमेंट में नहीं आ रहा। इस बात को सुन वैभव बच्चों की तरह ही जिद पकड़ कहता है, अगर तुम नहीं आई तो दोस्ती खत्म और दुश्मनी शुरू। अपनी बात को कह वैभव कॉल कट कर देता है। वही आदित्य तो वैभव की जिद से परेशान था। वैभव हमेशा से प्यार से भरे माहौल में रहा है,
जहां सब उसे प्रिंस की तरफ ट्रीट करते थे और उसे सबका बहुत प्यार मिलता और उसके बात को कभी कोई टालता भी नहीं था, इसलिए वो इतना जिद्दी और बच्चों की तरह एक्ट करने लगता। वहीं दूसरी तरफ वैभव रियांश को भी कॉल कर अभी बुलाया, पर रियांश ने भी उसे अभी आने के लिए मना कर दिया, पर वो उसके एंगेजमेंट से पहले उसके पास आ जाएगा इतना कह दिया था। तो वैभव इसमें भी मान गया था और खुद से ही फिर वो दिशा के लिए कोई अच्छा गिफ्ट लेने चला गया। शाम के 5 बज चुके थे। आदित्य लैपटॉप खोल जय के पास ही बैठा अपना काम कर रहा था और बीच बीच में जय के माथे को छू टेम्परेचर भी चेक कर ले रहा होता है। जय का फीवर जा चुका था, पर अब भी जय उठा नहीं था। आदित्य टाइम देखता है। आदित्य जय को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि आदित्य ने खुद कहा था वो उसके पास तब तक रहेगा जब तक वो ठीक ना हो जाए। आदित्य टाइम देखने के बाद वापस अपना काम करने लगता है। तभी जय की आंखें खुलती है तो वो अपनी नजरें इधर उधर करता है। तभी उसे बगल में आदित्य दिखता है जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। जय उठने लगता है तो आदित्य को हलचल का एहसास होता है, तो वो अपने नजर को लैपटॉप से हटा जय की तरफ देखता है। उसे उठता देख अपने कोल्ड आवाज में कहता है, लेटे रहो। आदित्य के कोल्ड आवाज को सुन वो नहीं उठता और बस आदित्य को अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगता है। जय के आंखों को देखते हुए आदित्य अपने लैपटॉप को बंद कर अपने हाथ को आगे बढ़ा जय के सिर पर रखता है। आदित्य के ऐसे उसके सिर पर हाथ रखने से जय का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वही आदित्य अपने हाथ को हटा लैपटॉप साइड में रख बेड से नीचे उतरते हुए कहता है, तुम अब ठीक लग रहे हो। मुझे अपने फ्रेंड के एंगेजमेंट में जाना है, तो मैं सर्वेंट को तुम्हारे लिए खाना लाने को कहता हूँ। तुम खाकर वापस सो जाना। अपने बात को कहने के बाद वो सर्वेंट को कॉल कर कह देता है, फिर फ्रेश होने चला जाता है। वही आदित्य के ऐसे अपने बात को बस कह के चले जाने से जय के चेहरे पर उदासी छा जाता है। वही आदित्य जब से आया था सावर नहीं लिया था, तो वो सावर लेने लगता है। वही दूसरी तरफ दिशा को रेडी करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी। वो उसे रेडी कर रही थी। वही दिशा बस अपने आप को मिरर में देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था उसे ऐसे रिश्ते में बंधना होगा, जिस रिश्ते में वो जाना नहीं चाहती है। तभी वहां एक जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई देती है। आवाज सुन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं उसकी बहन की आवाज थी। वही दूसरी ओर वैभव रेडी हो रहा था। उसके होंठों से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वही रियांश बस उसे देख रहा था। कुछ देर तक उसे बार बार कभी अपने बाल, कभी एक्स्ट्रा परफ्यूम तो कभी कुछ और करता देख थोड़ा इरिटेट हो कहता है, तुम गलत पैदा हो गए हो। तुम्हें लड़की पैदा होना चाहिए था। जब से आया हूँ तुम्हें तैयार होता देख रहा हूँ। रियांश के टोन को सुन वैभव अपने चेहरे को मोड़ उसे घूर कर देख कहता है, भाई जो कहना कह ले, जब तेरा एंगेजमेंट होगा तब पता चलेगा। इस बात पर रियांश कोई खास रिएक्ट नहीं करता है। वापस अपने फोन में नजर टिकाते हुए कहता है, तू जिस काम में बिजी था उसी काम को कंटिन्यू रख। वैभव को समझ नहीं आया एंगेजमेंट के नाम से रियांश ऐसे क्यों रिएक्ट किया। तभी उसे उस लड़के का याद आया, तो वो रियांश के बगल में जा बैठ कहता है, वैसे वो रेस्टोरेंट वाला लड़का कौन था। इस सवाल का रियांश कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी वैभव फिर कहता है, भाई ये मत कहना तुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। इस बात पर रियांश अपने फोन स्क्रीन में ईमेल देखते हुए ही कहता है, मुझे लड़कों में नहीं बस उस लड़के में इंटरेस्ट है। इस बात को सुन वैभव को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो झट से कहता है, भाई क्या तू मुझे थप्पड़ मारेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वैभव के ऐसा कहते ही रियांश उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। वैभव तो अपने गाल को ही पकड़ लेता और कहता है, इतने जोर से कौन मारता है, आज मेरा एंगेजमेंट है। इस बात को सुन रियांश कहता है, तूने ही थप्पड़ मारने को कहा तो मैं मार दिया। वैभव अपना मुंह बना कहता है, तुम बहुत बहरहम इंसान हो। इतना कह वो अबीर के बारे में पूछने लगता है, पर रियांश उसे कुछ नहीं बताता है। पर तभी वैभव उससे एक सवाल करता है, तुम्हें कब फील हुआ तुम उससे प्यार जैसा फीलिंग्स रखते हो। इस सवाल पर रियांश बस कह देता है, पता नहीं। इतना कह अपने पुराने यादों में चला जाता है।
जब रियांश 18 साल का था, उसके हाथ में खून लगा होता है और चेहरे पर मास्क था। वहाँ कई बच्चे डरे सहमे से साइड में खड़े थे, पर एक लड़का था जिसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो बस खड़ा हो शांति से देख रहा था। वही सारे बच्चे रोए जा रहे थे। तभी रियांश सभी बच्चों के पास जा कहता है, सभी बाहर जाओ, बाहर जो लोग खड़े होंगे वो तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। सभी बच्चे बाहर चले जाते हैं पर वो बच्चा वही खड़ा था। तभी रियांश उसके तरफ देख सवाल करता है, तुम यही क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना है? सवाल सुन वो बच्चा कहता है, क्यों क्यों तुमने मालिक को मारा? इस बात को सुन रियांश कहता है, उसने तुम सबको किडनैप किया, तुम लोगों से इनलीगल काम करवा रहा था और तुम लोगों को जालिमों की तरह मारता भी था, और तुम फिर भी ये पूछ रहे हो, मैं उसे जान से मारा क्यों? इस बात को सुन वो बच्चा कहता है, तो क्या हुआ, वो हम लोगों से बस काम करवाता था, हमें खाना भी देता था, अब कोई काम नहीं करेगा तो वो मारेगा ही ना। इस बात को सुन रियांश उसे देखने लगता है। फिर वो कहता है, क्या तुम ऐसी जिंदगी जीना चाहते थे? उसने बिना कुछ सोचे बस हाँ कह देता है। ये देख रियांश उसे बस देखने लगता है। तभी एक आदमी आता है और कहता है, बॉस सभी बच्चों को उनके घर सही सलामत भेज दिया गया है। तभी उसका नजर उस बच्चे पर जाता है। उसे देख वो आदमी कहता है, ये बच्चा यही रह गया है क्या, मैं इसे ले जाता हूँ। ये सुन रियांश कुछ कहता कि तभी उसका फोन बजने लगता है। फिर वो अपने फोन को निकाल देखता है, अपने छोटे पापा का कॉल आता देख रियांश उस आदमी को उस बच्चे को ले जाने का कह कॉल अटेंड कर लेता है। उस दिन के बाद से वो बच्चा रियांश के दिमाग से जा ही नहीं रहा था। वो जानना चाहता था, क्यों वो बच्चा वैसा जिंदगी जीने के लिए तैयार था जो नर्क से भी बदतर होता। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दें। थैंक यू।